Hello everyone. In previous class we have discussed what is rest and what is motion. हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे थे? अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट अगर चेंज होता है तो हम उसे मोशन में कहते हैं और अगर चेंज नहीं होता है तो हम उसे रेस्ट में कहते हैं. ठीक है. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, हाउ कैन वी डिफाइन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए अपने को 3 इंफॉर्मेशन चाहिए होता है और वो 3 इंफॉर्मेशन क्या है? द फर्स्ट थिंग इज वी मस्ट नो द रेफरेंस पॉइंट and direction from the reference point and the next is distance from the reference point. Okay, तो हम इस तीनों इंफॉर्मेशन क्या कहना चाह रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन कैसे करेंगे, ये आप एग्जांपल से समझिए. ठीक है. फॉर एग्जांपल दिस इज अ ट्री. ये एक ट्री है. ठीक है. और यहां पे एक बिल्डिंग ए है. जो दिस इज बिल्डिंग ए एंड दिस इज बिल्डिंग बी. दिस इज बिल्डिंग बी. बिल्डिंग ए की जो डिस्टेंस है फॉर एग्जांपल ए से जो है वो 7 मीटर है मान लेते हैं अपन, और यहां से जो इसके डिस्टेंस है वो फॉर एग्जांपल 5 मीटर है. ठीक है. और अपना जो रेफरेंस डायरेक्शन है एक्चुअली ये गिवन होता है या फिर अपन नंबर सिस्टम को फॉलो करते हैं, मैं आपको बताता हूं. तो ये जो रेफरेंस डायरेक्शन है, दिस इज द रेफरेंस डायरेक्शन जो कि आपको गिवन है. ठीक है. अब देखो, अगर मुझे बिल्डिंग ए की पोजीशन बतानी है, देखो रेफरेंस डायरेक्शन अपने को पता है. अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट रेफरेंस डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, डायरेक्शन पता है. डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, देखो डिस्टेंस भी पता है. देन व्हाट इज द रेफरेंस पॉइंट, आपको पता है. ये ट्री हमारा रेफरेंस पॉइंट है यहाँ पे. दैट मीन्स इस बिल्डिंग का पोजीशन हम ट्री के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो ट्री जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है. दैट मीन्स ये ट्री को अपन मानेंगे दिस इज द रेफरेंस पॉइंट. इसको आप रेफरेंस पॉइंट मान सकते हो या फिर हम इसे ओरिजिन भी कह सकते हैं. क्यों? क्योंकि हम जो बिल्डिंग ए की जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है, वो 7 मीटर कैसे मेजर किया अपन ने, क्योंकि हमने यहाँ पे ओरिजिन 0,0 लिया, हमारा कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0,0 है. दैट मीन्स यहां से लेके जब यहां से लेंथ मेजर करोगे तो वो 7 मीटर पे आया है. ठीक है. अब अगर हमें बताना है पोजीशन ऑफ ए, दैट मीन्स ए पोजीशन बताना है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो ए का पोजीशन क्या होगा? तो देखिए, जो डायरेक्शन रेफरेंस डायरेक्शन को अपने कंसीडर किया है, दैट मीन्स जिस किसी भी डायरेक्शन को अपने रेफरेंस डायरेक्शन कंसीडर किया है वो डायरेक्शन अपन पॉजिटिव लेके चलेंगे. तो रेफरेंस डायरेक्शन बच्चों अभी राइट साइड में है. दैट मीन्स बिल्डिंग ए का जो पोजीशन होगा, क्योंकि यह रेफरेंस डायरेक्शन की तरफ है. ठीक है ना. दैट मीन्स ये भी बिल्डिंग ए जो है वो रेफरेंस पॉइंट के ओरिजिन के राइट साइड में है और हमारा रेफरेंस डायरेक्शन भी राइट साइड में है. तो पोजीशन ऑफ ए कितना लिखेंगे अपन? +7 मीटर. क्या लिखोगे? +7 मीटर. बट अगर हमसे बी पोजीशन पूछा जाए तो बी का पोजीशन क्या होना चाहिए यहाँ पे? द पोजीशन ऑफ बी इज, ये रेफरेंस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में है. तो जो डायरेक्शन रेफरेंस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है अपन उसे नेगेटिव ट्रीट करते हैं, माइनस साइन लिखेंगे यहाँ पे. ठीक है. दैट मीन्स ये 5, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, दिस इज द डायरेक्शन फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, ये डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, इसकी पोजीशन हो जाएगी -5 मीटर. इज दैट क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं. ठीक है. हम इसी एग्जांपल को फिर समझते हैं दूसरे तरीके से. ठीक है. इस बार सब कुछ सेम है, लेकिन अपना जो रेफरेंस डायरेक्शन है ना वो चेंज हो गया. जो रेफरेंस डायरेक्शन है वो इस बार चेंज हो गया. दैट मीन्स ये जो रेफरेंस डायरेक्शन था ना, इस बार रेफरेंस डायरेक्शन ये नहीं है, इस बार रेफरेंस डायरेक्शन लेफ्ट साइड में. तो क्या अब आप मुझे बता सकते हो व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ ए एंड व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ बिल्डिंग बी? देखो, रेफरेंस डायरेक्शन लेफ्ट साइड में है, तो मैंने कहा है कि जो डायरेक्शन रेफरेंस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यानी रेफरेंस डायरेक्शन जिस किसी भी डायरेक्शन में होगा हम उस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे, चाहे वो लेफ्ट में हो या फिर राइट में हो या अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो. ठीक है. तो यहाँ रेफरेंस डायरेक्शन लेफ्ट साइड में है. दैट मीन्स ये जो पोजीशन ऑफ बिल्डिंग बी होगा ये लेफ्ट डायरेक्शन में है ना, तो इसको अपन प्लस लिखेंगे. दैट मीन्स पोजीशन ऑफ बी इज +5 मीटर एंड पोजीशन ऑफ ए इज -7 मीटर. क्यों? क्योंकि ए जो है, नाउ
रेफरेंस डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट साइड में है, बट बिल्डिंग ए का पोजीशन राइट साइड में है, तो रेफरेंस डायरेक्शन को पॉजिटिव माने हैं एंड अपोजिट टू द रेफरेंस डायरेक्शन को अपने को नेगेटिव लेकर के चलना है। सर अगर क्वेश्चन में रेफरेंस डायरेक्शन नहीं गिवन हो तो, क्योंकि नॉर्मली जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वहां पे अपने को रेफरेंस डायरेक्शन गिवन नहीं होता है, तो जनरली वहां पे हम नंबर सिस्टम को फॉलो करते हैं एंड वी ऑल नो अबाउट द नंबर सिस्टम। सभी को पता है कि नंबर सिस्टम में क्या होता है, जो राइट साइड होता है, जो एक्स एक्सिस जो राइट साइड है वो पॉजिटिव है ना, इस डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव मान के चलते हैं, है ना। और ये जो एक्स डैश है यानी कि जो लेफ्ट डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन को नेगेटिव मान के चलते हैं। इन द अपवर्ड डायरेक्शन जो कि वाई एक्सिस है इसको अपन पॉजिटिव मान के चलेंगे, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन जो वाई डैश है इसको अपन नेगेटिव मान के चलेंगे, यानी इस डायरेक्शन को नेगेटिव। ये कंपलसरी नहीं है कि अपने को यही मानना है, फॉर द कॉन्वेनियंट अपन इस सिस्टम को फॉलो करते हैं नंबर सिस्टम को, ताकि जब न्यूमेरिकल्स आप बनाओगे तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है अपने को, ठीक है। बट आप किसी भी डायरेक्शन को रेफरेंस डायरेक्शन चूज कर सकते हो, दैट मीन्स अगर आपका मन है तो आप डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लीजिए एंड अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि कॉन्वेनियंट के लिए और आपका न्यूमेरिकल्स में कोई साइन का मिस्टेक ना हो, दैट्स वाई अपन नंबर सिस्टम को फॉलो करेंगे जब कोई रेफरेंस डायरेक्शन गिवन नहीं होता है तो। और वो क्या है फिर से समझिएगा, राइट साइड जो है वो पॉजिटिव लेंगे अपन, लेफ्ट साइड नेगेटिव लेके चलेंगे, इन अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव एंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव। बट आप किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव और नेगेटिव चूज कर सकते हैं। आई थिंक आपको रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस डायरेक्शन एंड किसी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो कैसे डिफाइन करते हैं ये पॉइंट्स क्लियर हो चुका होगा। Now we will discuss about scalar and vector quantity. What is scalar quantity? A physical quantity that is defined by its magnitude. एक ऐसा physical quantity जो सिर्फ magnitude के हेल्प से डिफाइन हो सकता है। Then what is physical quantity? एक ऐसा quantity जिसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ नंबर और मैग्नीट्यूड का रिक्वायरमेंट होता है, यानी जिस क्वांटिटी को आप नंबर और मैग्नीट्यूड से डिफाइन कर सकते हो, दैट्स कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटी। जस्ट लाइक एज किसी ऑब्जेक्ट का मास, मान लो ऑब्जेक्ट का मास 10 kg है, 10 इज द नंबर, kg इज द यूनिट। किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड मान लो, ठीक है, अगर वो 20 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं अपन, 20 इज द नंबर, मीटर पर सेकंड इज द यूनिट। बट वी कांट मेजर जस्ट लाइक एज एंगरनेस, हैप्पीनेस, सैडनेस, हम इस चीज को मेजर नहीं कर सकते हैं, दैट मीन्स दैट इज नॉट द फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तब आपको समझ में आ गया फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। एंड व्हाट इज स्केलर, दैट मीन्स एक ऐसा क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट का मास जो है ना, अगर मान लो 20 kg है तो यहाँ पे सिर्फ नंबर और यूनिट की रिक्वायरमेंट है, दैट मीन्स कोई डायरेक्शन नहीं है यहाँ पे कि मास जो है लेफ्ट डायरेक्शन में है, राइट डायरेक्शन में है, ऐसा डायरेक्शन का कोई यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट मीन्स सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से डिफाइन हो सकता है, ठीक है। एंड इट फॉलोज अलजेब्रिक लॉज ऑफ एडिशन। व्हाट इज अलजेब्रिक लॉज ऑफ एडिशन? फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट का मास 7 kg है, हम उसमें से 2 kg मास रिमूव कर लेते हैं, देन व्हाट इज द फाइनल मास? 7 kg माइनस 2 kg अपन रिमूव किया, दिस इज द 5 kg, राइट। अगर अपन 8 kg है, 2 kg ऐड कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो कितना होता है ये 10 kg मास हो जाता है अपना, है ना। तो ये नॉर्मल लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, इसी को अपन अलजेब्रिक लॉज ऑफ एडिशन कहते हैं, ये स्केलर लॉज ऑफ एडिशन भी आप कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मास, टाइम, क्या टाइम का कोई डायरेक्शन है, लेफ्ट राइट नॉर्थ साउथ, ऐसा कुछ है नहीं है। डिस्टेंस हो गया, टेम्परेचर हो गया, क्या टेम्परेचर का डायरेक्शन है, जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्या इसका कोई डायरेक्शन है कि हाँ लेफ्ट डायरेक्शन में ये टेम्परेचर होगा, राइट डायरेक्शन में ये टेम्परेचर होगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। दैट मीन्स स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होता। बट इन वेक्टर क्वांटिटी, ये एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी रिक्वायरमेंट होता है। मैंने जस्ट बताया मैग्नीट्यूड क्या होता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है तो 10 इज द नंबर, मीटर पर सेकंड इज द यूनिट, और यही इसी को कहते हैं मैग्नीट्यूड। बट इसमें डायरेक्शन भी लगा दिया जाए, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन भी इंक्लूड हो चुका है। दैट्स कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी, यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी रिक्वायरमेंट होता है। एंड यहाँ पे एक और पॉइंट है जी, इट मस्ट फॉलोज द वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, ये वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को भी फॉलो करता है।
अब ये वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन क्या होता है, ये हम क्लास 11th में स्टडी करेंगे, ठीक है। बस आप ध्यान रखो कि वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की रिक्वायरमेंट होता है, और इसके साथ साथ ये वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। मतलब अगर कोई क्वांटिटी ऐसा है जिसके पास मैग्नीट्यूड तो है और डायरेक्शन भी है, लेकिन अगर वो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल आप इलेक्ट्रिक करंट ले सकते हो। इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन तो है बट ये वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, दैट्स वाई हम उसे वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहते हैं। इसके एग्जांपल्स में आ जाएंगे बच्चों डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, मोमेंटम। आपको पता होगा फोर्स, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, हम फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में, है ना। तो डायरेक्शन क्या है फोर्स, यानी फोर्स के पास डायरेक्शन होता है, तो जिस क्वांटिटी के पास डायरेक्शन है वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। बाकी इन सब के बारे में अपन स्टडी करेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि भाई यहाँ पे डायरेक्शन का यूज हो रहा है, ठीक है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। Now, we will discuss about distance and displacement. What is the distance? The actual path traveled by the object, it is called the distance. यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है तो वो किस पाथ को फॉलो करता है, ठीक है। तो जो भी पाथ वो कवर करेगा ना वही हो जाता है डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल अगर मानो कोई ऑब्जेक्ट इस पाथ को इस तरह से फॉलो किया, दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी, और मान लो कि ये ए से लेके बी पे गया और इस पाथ का लेंथ है फॉर एग्जांपल 12 मीटर है, तो अगर पूछा जाए डिस्टेंस कितना होगा, then you will say that distance is equals to 12 मीटर, ठीक है। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन अपन इन्वॉल्व नहीं करते हैं, यानी यहाँ पे डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता। क्यों, क्योंकि डेफिनेशन ही बता रहा है कि एक्चुअल पाथ वो किस रास्ते से जा रहा है, हमें उसका लेंथ चाहिए, तो फर्क ही नहीं पड़ता कि वो लेफ्ट में जाए या फिर राइट में जाए। जैसे रेफरेंस डायरेक्शन जब अपन ने पढ़ा था तो वहां था ना कि लेफ्ट को नेगेटिव, राइट को पॉजिटिव मानना है अगर कुछ डायरेक्शन गिवन ना हो तो यहाँ पे ऐसा कुछ डायरेक्शन अपने को लेना ही नहीं है, ठीक है। और ध्यान रखना जो प्लस और माइनस साइन है ना ये सिर्फ डायरेक्शन को बताता है, ठीक है, एंड नथिंग एल्स इन द चैप्टर मोशन, ठीक है। अगर इसमें डायरेक्शन नहीं है तब तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि अपने को पाथ का लेंथ मेजर करना है और किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पे है ही नहीं। इट डिपेंड्स ऑन द पाथ, क्यों, क्योंकि जिस पाथ को फॉलो करता है उस पाथ पर डिपेंड करेगा, वही लेंथ लेके चलना है अपने को। और ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ कितना होता है बच्चों, मीटर। अदर यूनिट्स भी पता है आपको, सेंटीमीटर हो सकता है, मिलीमीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और भी देखते हैं इसका। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया, ये पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया, 10 मीटर इधर गया वो, फिर इस डायरेक्शन में वो 5 मीटर वो इस तरफ गया, 9 इस तरफ वो 7 मीटर गया है, फिर वो इस तरफ मुड़ा और इस तरफ मान लेते वो 3 मीटर गया है। नाउ फाइनली वो इस तरफ मुड़ा और इस तरफ जो है वो मान लेते हैं अपन कि ये जो लेंथ है ये 12 मीटर हो गया है। एंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा इसका, हमें पता है डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अपन एक्चुअल पाथ का लेंथ मेजर करते हैं। तो ये 10 मीटर गया, नेक्स्ट फिर 5 मीटर गया, फिर ये 7 मीटर इधर गया, फिर 3 मीटर इधर गया, फिर 12 मीटर इधर गया। देखो हर बार वो अलग डायरेक्शन में जा रहे थे, एक बार राइट साइड गया, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में गया, फिर राइट गया, फिर डाउनवर्ड, फिर लेफ्ट डायरेक्शन में गया। तो हम यहाँ पे क्योंकि हमें अपने को पता है कि अपन डायरेक्शन को मेजर नहीं करते हैं, when we measuring distance we cannot हम यहाँ पे डायरेक्शन को मेजर नहीं करते क्योंकि डायरेक्शन का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस इज 10 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 7 मीटर प्लस 3 मीटर एंड प्लस 12 मीटर। ऐड कर सकते हैं आप, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 7 22, 22 प्लस 3 25 एंड 25 प्लस 12 कितना हो जाएगा, तो 27 प्लस 10 37, कितना हो जाएगा 37 मीटर हो जाएगा। इज दैट क्लियर, आई थिंक डिस्टेंस क्लियर हो चुका होगा आपको। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। दैट मींस ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है, उसका शॉर्टेस्ट लेंथ क्या है, उसी को अपन डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं।
मतलब सर समझो, इसी एग्जांपल से अपन समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये जो एग्जांपल अपने पास गिवन है, पॉइंट ए से पॉइंट बी के पास ऑब्जेक्ट गया, है ना। ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि पॉइंट ए से कहां गया जी, पॉइंट बी के पास गया, ठीक है। तो ये तो इसका एक्चुअल लेंथ है 12 मीटर, ये क्या था, इसका एक्चुअल लेंथ है ये 12 मीटर। बट व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पाथ? तो शॉर्टेस्ट पाथ वो होगा जो स्ट्रेट लाइन, जो पॉइंट ए और पॉइंट बी को जो स्ट्रेट पाथ ज्वाइन करेगा, दिस इज द शॉर्टेस्ट लेंथ। और मान लीजिए शॉर्टेस्ट पाथ का जो लेंथ है फॉर एग्जांपल 7 मीटर है। तो अगर आपसे पूछता है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट यहां पे हो जाएगा 7 मीटर, बिकॉज इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ये ए से चलना स्टार्ट किया, बी पे पहुंचा है, तो ए और बी के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगा, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों? क्योंकि ये डिपेंड कर रहा इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन पे, ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये सिर्फ दोनों पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका एक डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों? क्योंकि जैसे ही मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन आता है बच्चों, तो जस्ट अभी हमने स्टडी किया है कि वो कौन सा क्वांटिटी होता है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। देन इट कैन बी पॉजिटिव, जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। लेकिन डिस्टेंस सिर्फ पॉजिटिव ही हो सकता है, क्यों? क्योंकि वहां पे डायरेक्शन अपन मेंशन नहीं करते हैं। तो हम आपको एग्जांपल से समझाते भी हैं कि भाई किस केस में ये पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा और कब ये जीरो होगा, ठीक है। और चूंकि ये भी एक लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लेंथ, सो ये क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। एंड द फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन एक्सएफ मींस फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। इज दैट क्लियर? तो क्या आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है? जो डिस्टेंस है मैं एक बार रिकॉल कर लीजिए आप। जो डिस्टेंस होता है वो एक्चुअल पाथ पर डिपेंड करता है, ठीक है, यानी उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ पर डिपेंड करता है बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। मींस उसका एक डायरेक्शन होता है और वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। एंड द फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। ओके, एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो ये अपना एक ट्री है, दिस इज अ ट्री। अब कोई, मान लो कोई बर्ड है, दिस इज अ बर्ड, ठीक है। ये बर्ड यहां से फ्लाई किया और वो मान लेते हैं कि बर्ड यहां से लेकर के यहां पे गया, इस पॉइंट के पास गया, बर्ड यहां पहुंचा एंड फिर वापस वो, पहले वो यहां गया और फिर जो है बर्ड अपने इस पोजीशन पे आ गया, फाइनल वो पेड़ पे ही था, पेड़ से उड़ा कुछ डिस्टेंस पे गया, वापस अपने पेड़ सेम पॉइंट पे वो पहुंच गया। तो मान लेते ये 5 मीटर इधर गया, तो 5 मीटर आया भी होगा इधर से जी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए इन दिस केस व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, आप मुझे डिस्टेंस बता दो और डिस्प्लेसमेंट बता दो। तो पहले आप लोग सॉल्व करिए, बताइए आप लोग का आंसर कितना आ रहा है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। देखो, डिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या था, द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल। तो जो ऑब्जेक्ट है यानी ये जो बर्ड है, पहले यहां से इस पोजीशन पे आया, दैट मींस वो 5 मीटर का लेंथ कवर किया, फिर वापस वो यहां से अपने इस इनिशियल पोजीशन पे आ चुका है, यानी 5 मीटर फिर से कवर किया, है ना। तो 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 10 मीटर, यानी जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 10 मीटर हो जाएगा। अब बोलोगे सर ये तो +5 ये -5 होना चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस मेजर करने के लिए डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं होता, ये एक्चुअल पाथ पे डिपेंड करता है। जिस पाथ को फॉलो करता है कोई भी पार्टिकल, उस पाथ का जो भी लेंथ होता है वो लेंथ मेजर करते हैं अपन, ठीक है। अब इन द केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट देखो, ये यहां पे था, इधर गया 5 मीटर, फिर वापस इस पोजीशन पे आ गया, तो भाई किसी सेम पॉइंट का, यानी यही पॉइंट इनिशियल भी है यही पॉइंट फाइनल भी है, तो सेम पॉइंट का सेम पॉइंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो सकता है, 0। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। तो एक तो प्रूव हो चुका है ना कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, एंड पॉजिटिव भी था और नेगेटिव भी था। तो ये आपको दूसरे एग्जांपल से समझ में आएगा। देखिए, ये मान लो एक नंबर सिस्टम अपन यहाँ पे बना लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। ये 5 है, ये 10 है, ये -5 है और ये मान लो -10 है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इस पोजीशन से चलना स्टार्ट किया, दिस इज द पॉइंट ए। वो पॉइंट ए से कहा गया, पॉइंट बी के पास गया, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया।
फिर वो यहां से टर्न लेता है, ठीक है, फिर वो यहां से टर्न लेगा और फिर आया है पॉइंट सी पे आया। कहां पे आया? पॉइंट सी पे आया और फिर यहां से आ जाता है पॉइंट डी पे। दिस इज द पॉइंट डी। वो यहां से टर्न लिया, यानी ऐसे गया, फिर टर्न लिया। देखो पहले वो ए से बी पे गया, फिर बी से सी पे आया, फिर सी से डी पे आया, ठीक है। अब देखिए आपको इस क्वेश्चन से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फॉर द जर्नी ए टू बी, हम जर्नी ए टू बी के लिए डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। फॉर ए टू बी, अगर ए टू बी के लिए आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जी? तो डिस्टेंस जब ए से बी पे गया, मान लेते ये जो लेंथ गिवन है ये मीटर्स में गिवन है। किस में गिवन है जी? मीटर्स में गिवन है। तो जब ए से बी पे जाता है तो वो कितना लेंथ कवर किया? ए से बी तक जाने में 10 मीटर्स का लेंथ कवर किया। तो डिस्टेंस एक्चुअल पाथ 10 मीटर। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? मैंने कहा था डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर पोजीशन गिवन है तो हम इस फॉर्मूले से बनाएंगे। व्हाट इज द फाइनल पोजीशन? फाइनल पोजीशन इज द 10। ये देखो यहाँ पे 10 है तो यहाँ प्लस 10 लेंगे। जस्ट अभी बताया है अगर कोई रेफरेंस डायरेक्शन गिवन नहीं है, अगर कोई रेफरेंस डायरेक्शन गिवन नहीं होता है तो हम नंबर सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो ये राइट साइड है जो कि पॉजिटिव है तो अपन प्लस 10 लिखेंगे। कोई साइन नहीं गिवन है मींस ये प्लस 10 है। एंड व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन? दिस इज द 0। ये माइनस साइन फॉर्मूला क्या है? फिर माइनस 0। व्हाट शुड बी द आंसर? 10 मीटर। इज इट क्लियर? नाउ अब हम बात करते हैं फ्रॉम ए टू सी। फॉर ए टू सी, हम ए टू सी के लिए बात करते हैं, ठीक है। फॉर ए टू सी के लिए क्या है ध्यान से देखेंगे जी। व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस कितना होगा? देखिए ए से बी जब गया तो 10 मीटर का लेंथ कवर किया है ना, 0 to 10 कवर किया। फिर जब बी से सी गया तो वापस से 10 मीटर कवर किया। तो इधर 10 और इधर 10, 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 20। तो क्या मैं लिख सकता हूं जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो 10 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 20 मीटर हो जाएगा, है ना। एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए बताइए आप लोग। व्हाट शुड बी द डिस्प्लेसमेंट हियर? जस्ट रिकॉल द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, राइट। व्हाट शुड बी द फाइनल पोजीशन? देखो ए से सी पे गया यानी सी पे गया, सी क्या है? 0 है ना। सी क्या है जी? 0 है। क्या मैं सी को 0 मान सकता हूं? बिल्कुल। सी 0 ऑरिजिन है तो 0, फाइनल पोजीशन 0 पे है और इनिशियल पोजीशन भी 0 पे ही था तो 0 माइनस 0। व्हाट शुड बी द आंसर? इट इज 0 मीटर, ठीक है। तो देख सकते हो ऑब्जेक्ट जहां पे है वापस वहीं पे आ जाता है। शॉर्टेस्ट लेंथ सेम पॉइंट का सेम पॉइंट से लेंथ कितना होता है? 0, इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया जी, ठीक है। तो क्या ये चीज क्लियर है? ए टू बी वाला कॉन्सेप्ट एंड ए टू सी वाला कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट मूव कर रहे हैं फॉर ए टू डी। जब ऑब्जेक्ट ए से डी पे जाता है तब क्या करेंगे अपन? फॉर ए टू डी, फॉर ए टू डी की बात कर लेते हैं। जब ए से डी जाता है तब क्या करेंगे? देखो तो यहां पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आई थिंक डिस्टेंस तो सारे बच्चे फाइंड कर सकते हो डिस्टेंस कितना होगा। देखो जब ए से बी पे जाता है तो ये 10 मीटर, फिर बी से सी पे गया तो फिर से 10 मीटर भाई, मतलब 0 to 10 10 है। फिर यहां से यहां पे गया तो फिर से 10 मीटर होगा। ये माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन को बताता है ना, जो लेफ्ट साइड में दैट्स नेगेटिव। बट जब डिस्टेंस मेजर करोगे तो वहां पे साइन नहीं लेके चलना, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 30। तो क्या मैं लिख सकता हूं 10 प्लस 10 प्लस 10 विच इज इक्वल्स टू 30 मीटर। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट शुड बी द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए बताइए। आप खुद से भी ट्राई करो, आपका आंसर भी करेक्ट आना चाहिए। हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए यहाँ पे, है ना। ये थर्ड क्वेश्चन है। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन जो कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज द फाइनल पोजीशन? क्योंकि वो डी पे है, डी इज द फाइनल पोजीशन, तो क्या लिखोगे? -10, है ना। तो फाइनल पोजीशन की जगह लिखो -10, गिव द माइनस साइन। व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन? ए पे था, इट इज 0, जस्ट राइट 0, -10 - 0 इज इक्वल्स टू -10 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट -10 मीटर क्या बता रहा है? देखो साइन हमेशा डायरेक्शन को बताता है। ये -10 जो है ना, ये बता रहा है कि वो लेफ्ट डायरेक्शन में है
और यहाँ पे प्लस 10 बता रहा है कि वो राइट डायरेक्शन में है ना। तो आपने देखा डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव क्यों होता है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 सब हो सकते हैं। इज इट क्लियर? नाउ वी आर डिस्कसिंग मेनी मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिएगा ध्यान से। अब अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट जो है ना वो सर्कुलर पाथ पे ट्रायंगुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, या राइट एंगल ट्रायंगल मान लेते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा। अभी ये ट्रायंगल नहीं है, ऑब्जेक्ट ए से बी पे जा रहा, फिर बी से सी पे जा रहा जी, ठीक है। और मान लेते हैं ये कवर कर रहा है 6 मीटर है और ये है 8 मीटर कवर कर रहा। अब आपसे पूछा जाता है कि बता दो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डिस्टेंस कितना होगा और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? बताओ। देखो जी, तो जब डिस्टेंस हमसे पूछा जाएगा तो डिस्टेंस क्या है? ऑब्जेक्ट ए से बी पे गया, फिर बी से सी पे गया, है ना। तो डिस्टेंस एक्चुअल पाथ पे डिपेंड करता है। आप डायरेक्टली ऐड कर लोगे सर, ये तो वे बहुत सिंपल है, 6 + 8 which is equals to 14 मीटर। बट व्हाट शुड बी द डिस्प्लेसमेंट हियर? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए? तो हम यहाँ पे ए टू सी शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करो, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। और हम जानते हैं किसी दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है ना। ये पता होना चाहिए आपको कि कोई दो पॉइंट अगर आपके पास गिवन है, इसके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ पूछेगा तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा जी। बाकी कोई भी पाथ कैसे भी जाओगे तो वो पाथ स्ट्रेट लाइन से लॉन्गर ही होगा। दैट मीन्स द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द टू पॉइंट्स इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये AC का लेंथ कैसे मेजर करेंगे? आई थिंक आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम पता होगा, पता है ना। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड होता है जी, ठीक है। तो जो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला साइड जो होता है, या अपोजिट साइड आप कह सकते हो, इसको अपन हाइपोटेनस स्ट्रेट करते हैं, ठीक है। बाकी किसी एक साइड को परपेंडिकुलर और किसी एक साइड को बेस आप मान सकते हो। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे जो AC है तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? AC, द लेंथ ऑफ AC। और AC कैसे फाइंड करोगे जी? विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, h² = p² + b², ठीक है। तो h² ये तो फाइंड करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? अपने 6 एंड p 8 है। द स्क्वायर ऑफ 6 इज 36, द स्क्वायर ऑफ 8 इज 64। व्हेन यू विल ऐड यू विल गेट 100। बट ये तो h² की वैल्यू है, हमें तो चाहिए h की वैल्यू। देन वी जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ स्क्वायर रूट आ जाता है। देन व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ h? इट इज 10 मीटर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट? 10 मीटर। क्या ये चीज क्लियर है? अगर ऑब्जेक्ट ए से बी सी पे जाता है इस पाथ को फॉलो करते हुए, तो डिस्टेंस यहाँ 14 क्यों हुआ? क्योंकि डिस्टेंस एक्चुअल पाथ पे डिपेंड करता है। और डिस्प्लेसमेंट 10 क्यों हुआ? क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ पे डिपेंड करता है ना। वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट। इज इट क्लियर? ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज दैट ये कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे फॉलो कर रहा, ठीक है। अब एकदम ध्यान से समझना है, ठीक है। अगर कोई डॉट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं वापस उसको नेक्स्ट वीडियो में या फिर शॉर्ट्स के थ्रू जो है मैं आपको वो कॉन्सेप्ट कवर कर दूंगा, ठीक है। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ऑब्जेक्ट ए टू बी जा रहा, इस रास्ते से जा रहा है जी। ये सर्कुलर पाथ से ए से बी की तरफ जा रहा है, ठीक है। एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। और ये रेडियस जो है वो मान लेते हैं अपन कितना है, 7 मीटर है, मान ले दिस इज 7 मीटर, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है कि जब ऑब्जेक्ट ए से बी जाते हैं तो इस पाथ को फॉलो करते हुए ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाते हैं, देन व्हाट शुड बी द डिस्टेंस? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस हियर एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट? कैसे फाइंड करोगे बताओ? क्या कोई बता सकता है? देखो, अगर आंसर आ जाता है तो कमेंट में लिख के बताना है कि आपका डिस्टेंस की वैल्यू कितना आया है और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना आया। ओके, देखो जब ऑब्जेक्ट ए से बी पे जाता है तो ये एक सर्कुलर पाथ है। आपको पता है जो सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है, जिसको अपन पेरीमीटर ऑफ द सर्कल भी कह सकते हो, जो कि बाउंड्री का लेंथ होता है, वो कितना होता है जी? यानी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये सारे बच्चों को पता होना चाहिए। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल
कितना होता है बच्चों? ये होता है 2πr, है ना? 2πr होता है, जहां पे पाई के वैल्यू अपन कितना लेके चलते हैं? 22/7। बट ये ऑब्जेक्ट ए से बी पे गया है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया है जी, है ना? तो हाफ सर्कमफेरेंस ही कवर किया, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये जो 2πr है, ये जो 2πr है, इसको 1/2 से क्या करेंगे? डिवाइड, क्योंकि आधा ही गया है। तो देखो ये 2 और 2 कैंसिल, यानी अपने को जो वैल्यू फाइंड करना है वो किसका फाइंड करना है? पाई इंटू आर। तो पाई कितना है? 22/7। रेडियस कितना है? वो भी 7 गिवन है अपने पास जी, 7 7 कैंसिल हो गया। व्हाट इज द डिस्टेंस? इट इज 22 मीटर। क्या डिस्टेंस एक बार बता दो, क्या सब क्लियर है? डिस्टेंस कैसे फाइंड किया अपन ने, है ना? नाउ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? तो ए से बी पे गया है, तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? देखो एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दो, और ये एक डायमीटर आपको दिख रहा है, ये जो स्ट्रेट लाइन का जो भी मेजरमेंट होगा यही क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज इट इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द पॉइंट ए टू पॉइंट बी, दैट मीन्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट यहां हो जाएगा बच्चों 7 + 7, कितना हो जाएगा? 7 + 7 यानी कि 40 मीटर। क्या मैं लिख दूं भाई? यहां से यहां तक 7 है, यहां से यहां तक भी 7 होगा ना, रेडियस ऑफ द सर्कल। इज इट क्लियर? क्या ये क्वेश्चन सारे बच्चे को क्लियर है कि डिस्टेंस 2πr से अपन कैसे निकाला और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 40 मीटर की कैसे आया? इज इट क्लियर? ओके, देन नाउ एक क्वेश्चन और कीजिए आप लोग, ठीक है? मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो पहले ए से, दिस इज द पॉइंट ए, वो ए से बी पे जाता है, ठीक है? फिर वो बी से जाता है सी पे, मान लो कहाँ जा रहा है? बी से सी पे जा रहा है जी, ये सी पॉइंट पे जा रहा। फिर वो सी से डी पे आ रहा, कहाँ आ रहा जी? वो सी से डी पे आ रहा, ठीक है? डी पॉइंट पे आ रहा। तो पहले वो ए से बी पे गया, फिर बी से सी पे गया, फिर सी से डी पे गया, और टोटल लेंथ भी गिवन है। ये टोटल लेंथ 12 मीटर है, ये है आपका 6 मीटर, और ये है आपका 4 मीटर। क्वेश्चन पूछ रहा है बता दो मुझे डिस्टेंस कितना होगा। ये तो सारे बच्चे बता देंगे, है ना? तो जल्दी से इसका जो आंसर होगा वो आप कमेंट में बता दो, डिस्टेंस कितना होगा। और मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट भी बताना है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सो प्लीज ध्यान से सोच के बनाइए। तो डिस्टेंस तो बहुत ही सिंपल है, अपने को पता है जब डिस्टेंस अपन फाइंड कर रहे होते हैं तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे बताओ? जो एक्चुअल पाथ है उसको ऐड कर देना है, जो कि ए से बी 12 गया, बी टू सी 6 गया, एंड सी टू डी 4 मीटर गया। तो 6 + 4 10 + 12 कितना हो जाएगा? 22 मीटर, है ना? लेकिन मेन गेम तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने में है। जो डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लिया समझ लो वो जीनियस है। बहुत सिंपल है, जो फाइंड कर सकते हो, देखो सारे बच्चे फाइंड कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको फोकस्ड रहना है यहाँ पे। कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा इसको, मैं एक बार रिकंस्ट्रक्ट करता हूं इसको ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो अपना जो डिस्प्लेसमेंट जो यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करोगे ना वो ए टू डी है। तो पहले तो ये समझो कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा जी बताओ? यानी क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूं जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी, देखना ध्यान से, जो डिस्प्लेसमेंट जो होगा क्या वो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एडी लिख सकता हूं? Because this is the starting point and this is the final point and the shortest path between A to D is the straight line. AD का लेंथ होगा डिस्प्लेसमेंट, लेकिन AD फाइंड कैसे करेंगे जी? यही तो गेम है। तो समझिए हम यहाँ पे इसको इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, है ना? अब अगर ये 6 मीटर है तो क्या मैं इसको भी 6 मीटर लिख दूं? बिल्कुल लिख सकते हो। अब ध्यान देना अगर ये 4 मीटर है तो क्या ये लेंथ भी 4 मीटर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अगर ये टोटल 12 मीटर है जिसमें से ये लेंथ 4 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा? 12 - 4। तो क्या मैं इसको 8 मीटर लिख सकता हूं? अब जरा ध्यान से देखना, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गया? मैं फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर देता हूं आपको ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गया? देखो नेमिंग कर लेते हैं यहाँ पे। ये जो ट्रायंगल है ये पॉइंट डी है, मान लो ये पॉइंट कितना था, इसको ओ मान लेते हैं ना, ये ओ है और ये ए है। ए से ओ का लेंथ कितना आ गया? 8 मीटर आ गया। ओ से डी का कितना आ गया? 6 मीटर आ गया। तो क्या अब आप
ईडी का लेंथ फाइंड कर सकते हो, बस पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लीजिए आप। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हमारा एच है, इसको पी मान लो, इसको बी मान लो। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉलो करना है ना। पी कितना गिवन है, 6 के स्क्वायर। ये कितना गिवन है, 8 के स्क्वायर। कितना था, 100 था। जब h की वैल्यू फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना हो जाएगा, 10 मीटर। तो आई थिंक आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, है ना। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या स्टडी किया, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन कैसे करते हैं अपन, है ना। फिर स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट हमने स्टडी किया, ठीक है। तो प्लीज अच्छे से वीडियो को देखना है, समझना है और सारे न्यूमेरिकल्स को रिवाइज भी करना है, ठीक है। ओके देन, थैंक यू।